नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज RDS हॉटस्पॉट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल का हमारा विषय था समानता का अधिकार और इसके विषय में हमने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया था। और आज का विषय है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इस पर भारतीय संविधान की नींव टिकी हुई है। हालांकि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, लेकिन बिना स्वतंत्रता के अधिकार के मूल अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण अधिकार की, और वो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसके अंतर्गत 4 आर्टिकल आते हैं, 19, 20, 21 और 22। तो अनुच्छेद 19 से शुरुआत करते हैं, जिसमें प्रारंभ में अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था। कितने? 7 प्रकार की। लेकिन 44वें संविधान के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19F, जिसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया कि संपत्ति का अधिकार अब कोई अधिकार नहीं होगा और संपत्ति अर्जन करने की कोई भी स्वतंत्रता नहीं होगी। 19F जो था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान में दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? 19A की बात करते हैं तो इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात बोलने की और अपने भावों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है। 19B शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, जुलूस करने की स्वतंत्रता और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, लेकिन कैसी हो? शांतिपूर्ण हो। 19A में कहा गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19B में कहा गया शांतिपूर्ण जुलूस, सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। और 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात करता है। कोई व्यक्ति कोई भी संघ बना सकता है, समूह बना सकता है। और 97वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, यहाँ 2001 लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लेंगे, 97वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसमें सहकारी संघ को भी जोड़ा गया। किसे? सहकारी संघ को भी जोड़ा गया। 19D में आते हैं, जिसमें आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है कि आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रकार का रोक नहीं लगाया जा सकता। 19E के अंतर्गत भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के हों। निवास के आधार पर आपकी स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता। 19G की बात करते हैं। देखिए 19F गायब है क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमने संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया था। 19G में क्या है? व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। आप कहीं भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं, चाहे आप ठेलियाँ लगाएं, चाहे रेडी में कोई भी काम करें, आपको कोई भी आपकी स्वतंत्रता को व्यापार के क्षेत्र में बाधित नहीं करेगा। ये 6 स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान हमें प्रदान करता है। चलिए इसके विषय में कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 12 अक्टूबर 2005 की एक घटना है। सूचना का अधिकार इस समय आया था, जिसमें SP वर्मा वर्सेस भारत संघ, ये घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत 12 अक्टूबर 2005 को सूचना के अधिकार को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया। याद रखेंगे 12 अक्टूबर 2005 को कौन सा आया? सूचना का अधिकार आया। कौन सा केस था? SP वर्मा वर्सेस भारत संघ, जिसके अंतर्गत कहा गया कि सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार भी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। एक और केस की बात करते हैं, नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघ, जिसमें क्या किया था? उन्होंने अपनी निजी जो जगह थी उस पर झंडा फहरा दिया था। ये उस समय को उद्योगपति और मनमोहन सरकार में सांसद थे। तब कहा गया कि व्यक्ति, नवीन जिंदल के केस में कहा गया कि यह भी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी निजी घरों, कंपनियों में क्या कर सकता है? तिरंगा फहरा सकता है। याद रखेंगे ये 2 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। कब रोक लगाई जा सकती है? यहाँ लिखा जरूर नहीं है, लेकिन कुछ आधार दिए गए हैं जिसके अंतर्गत
क्या होता है, भारतीय स्वतंत्रता जो हमें ये स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं उनमें रोक लगाई जा सकती है। कौन कौन सी? जब देश की एकता और अखंडता को हानि पहुंचे, पहला, जब देश की एकता या अखंडता को हानि पहुंचे, या जो विदेशों के साथ हमारा संबंध है उसमें क्या हो, क्षति पहुंचे। दूसरा, जो विदेशों के साथ हमारा व्यापार है या विदेशों के साथ जो संबंध है उसमें क्षति पहुंचे। अपराधों का उद्दीपन हो या अपराधों को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा कारण, लोक व्यवस्था को हानि पहुंचे, जैसे कोरोना का समय चल रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप घर पर रहें, लेकिन आप भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है, आप क्या कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आपकी स्वतंत्रता को, क्योंकि ये आप लोक व्यवस्था को हानि पहुंचा रहे हैं, लोक व्यवस्था को क्षति पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपकी स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है ऐसे। और या फिर न्यायपालिका की अवमानना हो। 1 2 3 4 5 चीज़ों पर। पहला, देश की अखंडता को हानि हो, विदेशों के साथ जो आपके संबंध है उससे क्षति पहुंचे, या अपराधों का उद्दीपन हो, लोक व्यवस्था को हानि पहुंचे, या न्यायपालिका की अवमानना हो। इन आधारों पर आपकी स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जब तक इसका अंतर्गत, इसका अर्थ क्या होता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। कोई भी व्यक्ति, क्या कहता है अनुच्छेद 20, किसी भी व्यक्ति को जब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। इसके अंतर्गत 3 शर्तें आती हैं। कोई भी कानून पूर्व की तिथि पर लागू होगा। इसका अर्थ क्या है, पहला जो शर्त है, कोई भी कानून पूर्व की तिथि पर लागू नहीं होगा, लागू होगा। ठीक है, जैसे इसका अर्थ क्या होगा, मान लो आज किसी व्यक्ति को 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है किसी अपराध के विषय में, और आज से 3 साल बाद वो केस चलता रहा और केस के बाद उसकी जो अपराध का जो दंड है वो 20 साल कर दिया गया है, तो उसे दंड 10 ही साल दिया जाएगा क्योंकि उसका केस 3 साल पुराना है। तो जो अपराध होगा वो पूर्व की तिथि पर लागू होगा। ठीक है, कोई भी कानून जो कानून की पूर्व तिथि पर ही लागू नहीं होता। ठीक है, दूसरा क्या है, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। कैसा, किसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया गया, वो नहीं मरा, है ना, किसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया गया, वो नहीं मरा, तो दोबारा से फांसी पर लटकाया जाए, ऐसा नियम भारतीय संविधान में नहीं है। इसमें कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। इस विषय की एक महत्वपूर्ण घटना की भी चर्चा करते हैं अपन, 1991 की घटना है, ध्यान से ये नोट डाउन भी कर लेंगे। क्या है घटना, 1991 में पेरम्बदूर तमिलनाडु में क्या होता है, राजीव गांधी जी की हत्या होती है 24 मई 1991 को। तब ट्रायल कोर्ट क्या करता है, जिसने ये घटना घटित की थी उनके विषय में फांसी की सज़ा सुनाती है। फिर मद्रास हाई कोर्ट 1998 में फांसी की सज़ा सुनाता है इसी विषय में। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है और 2004 में सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता है, फांसी की सज़ा सुनाता है। बाद में दया याचिका की अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष पहुंचती है और राष्ट्रपति भी इस दया याचिका को खारिज कर देता है और 2011 में राष्ट्रपति ने कहा कि इन्हें फांसी दी जाए। और यह पुनः केस मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचता है और मद्रास हाई कोर्ट जिस व्यक्ति को इसका क्या क्या अपराधी माना गया था उसे फांसी की सज़ा देने के लिए रद्द कर देती है कि फांसी की सज़ा उस व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। 1991 की घटना और 2011 का समय, लगभग 20 साल का समय लगा इस घटना में, और 20 साल तक उसने क्या किया, कितने कष्टों को उसने उठाया, 20 साल तक उसने कितनी बार अपना पैसा खर्च किया, 20 साल तक वो जो उसका जीवन रहा वो कितनी दुरूहता भरा रहा, उसमें कितनी कठिनाई आई। इसको देखते हुए कहा गया, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि 20 साल से आप जो केस लड़वा रहे हैं उस व्यक्ति से, उसका जीवन तो पहले ही नर्क हो गया है, इस वजह से उसकी फांसी को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया।
इसलिए कहा गया कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। उसे 4 बार फांसी दे दी गई और 20 साल तक वो केस लड़ता रहा। उसका पैसा खर्च हुआ, उसे कितने कष्ट हुए, इन सभी को देखते हुए। अगला देखते हैं, इसकी तीसरी शर्त है अनुच्छेद 20 की। किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भी बहुत अच्छा प्रावधान है कि आपको स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन थोड़ी सी यहाँ एक घटना है। समान अपराधों, आपने नार्को टेस्ट का नाम सुना होगा। समान अपराधों के लिए नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता, लेकिन यदि अपराध महिलाओं से या बच्चों से संबंधित है तो नार्को टेस्ट करवाया जा सकता है, नार्को टेस्ट करवाया जा सकता है। लेकिन समान अपराधों में कहा गया है कि आपको स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि आप किसी न्याय का अवमानना करते हैं या विधि का उल्लंघन करते हैं तो आपको अपराधी समझा जाएगा। यदि आप विधि का उल्लंघन करते हैं, संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो अब क्या आपको समझा जाएगा? अपराधी समझा जाएगा। यह है अनुच्छेद 20। आई होप आपको समझ में आएगा अनुच्छेद 20। अब चलते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये सबसे बड़ा क्या है? अधिकार है, जिसके अंतर्गत इसका दायरा इतना बड़ा है और ये गतिमान अधिकार है। इसको कम शब्दों में ही समझा सकता है, क्योंकि हर चीज़, हमारे खाने, उठने, पीने, नींद तक का अधिकार इसमें शामिल कर दिया गया है कि हमारा जो है नींद का अधिकार भी हमारा इसके अंतर्गत आता है। जापान, इसमें सिर्फ एक अधिकार अभी तक आपने समझ नहीं किया, मरने का अधिकार होता है। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में जान ली जा सकती है, लेकिन अपने यहाँ ये अधिकार नहीं दिया गया है। इसका एक गतिमान अधिकार है। क्या ये गतिमान अधिकार है? और इसका दायरा बहुत बड़ा है। संकुचित अवधारणा इसे व्यक्त नहीं कर सकती है। तो इस विषय में देखते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विषय में देखते हैं कि ये कैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का दायरा इतना बड़ा कर दिया गया है। तो एक घटना होती है, 2017 की एक घटना है। अगस्त 2017 की एक रिटायर्ड जज थे PS पुत्तास्वामी और वर्सेस भारत संघ। तो उन्होंने इसमें कहा कि राइट टू प्राइवेसी, किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो सीधे सीधे कहा गया कि निजता का अधिकार भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया है। दूसरा, इसका अगर उदाहरण समझते हैं तो मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978 की घटना पर अगर विचार करते हैं तो उसमें कहा गया उनके पास जैसे वो हवाई अड्डे पर पहुंची तो उनके पासवर्ड को किन्हीं कारणों से क्या कर दिया गया? छीन लिया गया। तो उनके विषय में भी एक क्या हुआ? केस दायर हुआ और उन्होंने कहा कि पासपोर्ट या विदेश जाने के अधिकार को भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया है। अगले एक और उदाहरण, MC मेहता वर्सेस भारत संघ 1997 की घटना का भी अगर हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में वर्णन करते हैं तो कहा गया कि किसी व्यक्ति को शुद्ध वायु, कौन सा केस है? MC मेहता वर्सेस भारत संघ। ये भी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। 1997 की घटना है जिसमें कहा गया कि सभी व्यक्ति को शुद्ध वायु प्राप्त करने का अधिकार है या स्वतः रूप से सांस लेने का अधिकार है। इसी के तहत करीबन 2010 में 18 अक्टूबर 2010 में NGT की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह थे और वर्तमान है जस्टिस सतीश गोयल। ठीक है, ये याद रखेंगे। कौन कौन सा केस है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित? मैंने आप लोगों को बताया कि नींद का अधिकार तक शामिल है, खाने का अधिकार भी शामिल है, पासपोर्ट या विदेश जाने का अधिकार शामिल कर दिया गया मेनका गांधी के उसमें, निजता का अधिकार भी शामिल कर दिया गया। PS पुत्तास्वामी वर्सेस भारत संघ 2017 के मामले में मैंने आप लोगों को बताया। MC मेहता वर्सेस भारत संघ 1997 के मामले में NGT की स्थापना इसी के तहत हुई, जिसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को शुद्ध पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 21A, थोड़ी सी चर्चा 21A की करते हैं। 21A में कहा गया है, अनुच्छेद 21A में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। कितनी? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा क्या कर दी गई है? प्रदान कर दी गई है। तो इसके लिए क्या हुआ? 2000 में संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ। एक समिति बनी, MN वेंकटचलैया समिति, जिसकी सिफारिश पर 86वें संविधान संशोधन 2002 में M वेंकटचलैया समिति की सिफारिश पर 21A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा
प्रदान की जाएगी। जब हम नीति निर्देशक तत्व DPSP की बात करेंगे तो अनुच्छेद 46 में हम पढ़ेंगे कि 21A का विस्तृत अध्ययन क्या है। ठीक है, ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विषय में कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 के बाद हम पढ़ते हैं आगे अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 पर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है। ठीक, अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। निरोध का सीधा सीधा अर्थ होता है रोकना, और गिरफ्तारी का अर्थ सामान्यतः जानते हैं, सब कोई जानते हैं। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसका क्या अर्थ होगा। बहुत ही टर्मिनोलॉजी इसकी बहुत ही सरल है। कैसे आप समझेंगे कि कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है तो उसे कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं कि वह अपनी गिरफ्तारी को रोक सकता है, या उसे कौन से ऐसे अधिकार। आप लोगों ने पुरानी मूवीज़ देखी होंगी, पुरानी फिल्में देखी होंगी, जैसे विलेन को या हीरो को गिरफ्तार किया जाता है तो तुरंत उसका वकील पहुंच जाता है। ये सभी घटनाएं इसी से जुड़ी हुई हैं। इसमें 3 शर्तें दी गई हैं। कौन कौन सी। गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार, जब वो कहते हैं कि किस बेस पर आपने मुझे गिरफ्तार किया है, तो जब आपको कोई गिरफ्तार करने आएगा तो आपको ये जानने का अधिकार है कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, आपका अपराध क्या है। ठीक है, अगला है वकील से सहायता लेने का अधिकार। आप अपने मन चाहे वकील को हायर कर सकते हैं। जैसे ही आपको गिरफ्तार होते हैं तो आप बेल के लिए तुरंत क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और आपका जो पर्सनल वकील होता है, आप मन चाहे वकील को क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। ये अधिकार भी हमें क्या करता है, अनुच्छेद 22 प्रदान करता है। और अगला है मन चाहे वकील की सहायता लेने का अधिकार भी शामिल कर दिया गया। तीसरी शर्त है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार। अब इसमें आप कई चीज़ें जोड़ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल नहीं की गई। जैसे 24 घंटे में अगर आप ये समय नहीं जोड़ा जाता कि अगर आप किसी अपराधी को लेकर जा रहे हैं और उसके कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि गाड़ी पंचर हो जाती है या कोई और चीज़ें बीच में आ जाती हैं, तो वो समय नहीं जोड़ा जाता है मजिस्ट्रेट के पास पहुँचने में, वो समय घटा दिया जाता है। ठीक है, तो 24 घंटे में आपको याद क्या रखना है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार। लेकिन ये जो चीज़ें हैं कुछ चीज़ों पर लागू नहीं होती हैं। जैसे निरोध का संरक्षण है जो, वो कौन सी चीज़ पर लागू नहीं होता, विदेशी नागरिक के ऊपर। निरोध कानून पूरी तरह से क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 महीने से ज़्यादा उसे नहीं रह सकते हैं कि 24 घंटे में आप, जैसे कोई विदेश का नागरिक है तो आपको ये नियम नहीं लागू होगा कि आपको 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़े। 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसे इसके लिए क्या करना होगा, अगर किसी विदेशी व्यक्ति को आपको 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो उसके लिए कमेटी बनानी पड़ेगी। और कमेटी के तहत निरोध कानून कब लागू नहीं होगा, विदेशी नागरिक के ऊपर। इसके लिए आपको 3 महीने से ज़्यादा उसे अपने पास नहीं रख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, एक कमेटी बनानी पड़ेगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आज हमने क्या पढ़ा, इसके विषय में थोड़ी सी फिर से चर्चा कर लेते हैं। आज हमने स्वतंत्रता के अधिकार और संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को किस प्रकार समाप्त किया गया, इसके विषय पढ़ा। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 पढ़ा। हमने राजीव गांधी की मौत के विषय में चर्चा की, जिसका संबंध सीधा सीधा था कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है। फिर हमने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विषय में चर्चा की, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि यह एक गतिमान अधिकार है और इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसे संकुचित अवधारणाएं व्यक्त नहीं कर सकती हैं। फिर हमने 21A पढ़ा कि किस प्रकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। फिर हमने आगे चलकर अनुच्छेद 22 पढ़ा कि कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आई होप आपको ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो समझ में आया होगा। पूरी चीज़ें तो आप नोट्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि नोट्स हमेशा शॉर्ट में बनाए जा सकते हैं। और लेकिन मैंने जो चीज़ें आपको जो वाद बताए हैं, जो घटनाएं बताई हैं, आप इस विषय को पढ़िए। हमारी प्लेलिस्ट में जाइए RDS हॉटस्पॉट चैनल की, और पूरे पॉलिटी के जितने भी लेक्चर हैं उन्हें अटेंड कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।